चलिए पहले तो मुझे ये बताइए, जिसको इसको टेस्ट दिया था आप लोगों ने, टेस्ट लिख के दिए कि नहीं दिया? अभी तो मैं चेक नहीं किया मैंने। मैं ये यार मैंने तो नहीं लिखा है अभी, मैं ऑफिस की वजह से बिजी था, मैं आज आप वीकेंड पे लिख के उसको। आज लिख दो, नहीं वीकेंड नहीं, आप भी, आप बस 10 मिनट 15 मिनट निकाल के लिख दो आप। हाँ कोई। आज ही, मतलब फ्राइडे, हाँ। आज तो वीकेंड हो ही गया, आज ही कर दूंगा। और श्वेता आपने? सर मैंने एक क्वेश्चन सेंड कर दिया था 9 बजे से पहले, फिर नहीं ठीक किया है। था। ठीक है ना? इतनी सारी बातें की थी हम लोगों ने मेंस को लेकर, तो मैंने कहा था यार, इतनी सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, तो थोड़ा सा एक आधा सवाल पूछना जरूरी था। ये तो मुझे एहसास ना होता कि आप लोगों को वो चीज आपको आई कि नहीं आई। ठीक है ना? क्योंकि जी। अल्टीमेटली देखिए, नौकरी जो ना वो तो लगेगी आपकी मेंस निकाल के, प्री निकाल के, एनसीईआरटी पढ़ के नहीं लगेगी ना नौकरी। आपकी नौकरी तो लगेगी मेंस निकाल के, है ना? तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चलो ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस है, आप मुझे पढ़ते हो, बाकी आप और भी वीडियोस देखते होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन फिर आप वो आप लिख पा रहे हो, मैटर तो वही करता है कि लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, है ना? तो यही चीज जी। है मैन। और आप महसूस किया होगा श्वेता ने कि इतना कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, और इतना कुछ आपको आता भी होगा उसमें कई बातें, लेकिन जब लिखने पे आए होगे तो शब्द नहीं मिल रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा क्या यस लिखे, सर। है ना? यही तो दिक्कतें है ना आंसर, मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की यही समस्या है। जिस दिन आपको शब्द मिल जाएंगे, जिस दिन आपको, जैसे होगा ना, क्या मैं एक चीज बताऊं आपको, धीरे से बता देता हूं आपको कि एक वक्त आएगा जब आप किसी टॉपिक को देखोगे, है ना, और उसमें आपको नॉलेज भले ही कम होगी, लेकिन 2 पन्ने का आंसर लिख दोगे आप। ठीक है? वैसे ये तो कोई बहुत आइडियल कंडीशन नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, लेकिन फिर भी आपको इतनी नॉलेज आ जाती है कि आपको थोड़ा सा भी अगर हिंट मिला और आपने इस हिंट के सहारे अपना आंसर लिख लिया, समझ जाना सिलेक्शन की स्थिति में आ गए हो आप लोग। जब आपको हिंट से आप आंसर को ठीक ठाक लिख ले जाओ, क्योंकि चाहे आप कोई भी कोचिंग लगा लो, चाहे कोई भी नोट्स पढ़ लो, 50% सवाल जो मेंस में आप देखोगे ना, वो फर्स्ट टाइम देखोगे आप, क्योंकि सिविल सर्विसेज का हम्म। पेपर देने जा रहे हो आप लोग भाई, कोई बोर्ड का पेपर नहीं देने जा रहे हो कि जो आपने खाली एनसीईआरटी पढ़ ली या वो पढ़ लिया या वो लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो हम लोग सिलेक्शन हो गया। सच्चाई तो, रियलिटी तो यही है ना, कि हम कुछ भी कर लें, 50% सवाल तो ऐसे हैं कि जो फर्स्ट टाइम होंगे। अरे 50% नहीं तो कम से कम 30% तो सवाल ऐसे होंगे ना जो पहली बार हो, पहले देख रहे होगे आप। तो हमें उनके लिए तैयार होना है, क्योंकि अगर आप उन 30-40% सवाल पे नहीं कुछ परफॉर्म कर पाए, यानी 20 सवाल आ रहे हैं और 20 में से आप 7-8 सवाल नहीं कर पा रहे हो, आप कॉम्पिटिशन से वैसे ही बाहर हो गए। आप बाकी के 12 सवाल अच्छा कर रहे हो, बढ़िया, लेकिन 8 सवाल नहीं कर पा रहे हो तो वैसे कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। ठीक है? तो इसलिए ना सिर्फ कंटेंट्स अच्छा होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी कोचिंग की है ऑब्वियसली, जिससे आप पढ़ सको, और सेकंड लेवल पे जो 7-8 क्वेश्चन जो कोचिंग की रेंज से बाहर जाएगा, और जो कि बिल्कुल जाएगा, या कोई कोचिंग हो जाए, तो उनको कैसे हैंडल कर पाओगे आप, तो ये भी कोचिंग या आप जिम्मेदारी है कि आप इतने मैच्योर हो जाओ चीजों को लेकर, इतना अवेयरनेस आप में आ जाए कि हाँ भाई क्या चीज होती है। जैसे देखा, अरे क्या ये योजना की बात कर रहे हैं, योजनाओं में तो यार ये चीजें होती हैं, है ना, हर कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा ये लोग करेंसी की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर कैसे काम कर रहा है, पता होना चाहिए कि सरकारें कैसे काम करती हैं, पता होना चाहिए कि सरकार की आइडियोलॉजी क्या होती है ना, यही सब तो चीजें होती हैं, हिस्ट्री क्या है हमारी, इतिहास क्या रहा है ना, ये चीजें होती हैं। खैर चलो, पहला एक्सपीरियंस था, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, हम आज थोड़ा पढ़ेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने ना। इकोनॉमिक्स 3 तरह की सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जो मैं बताऊंगा नहीं, अब मुझे पता है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? पता है ना आप लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? श्वेता? जी सर जी। हाँ हाँ करता रहा करो, ठीक है ना, मुझे थोड़ा मुझे पता रहता है प्राइमरी सेकेंडरी जी टर्शरी। सर जी। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोस कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। चलो श्वेता के लिए हिंदी पढ़ देते हैं यार, वो कहेगी सर हिंदी में नहीं पढ़ते हैं। जी जी। आज कॉन्स्टिट्यूट को तो पता ही है कुछ। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और डिस्कशन से होता है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं, यानी जो फिशिंग भी है ना, वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है? सेकेंडरी द्वितीयक क्रियाएं उन संसाधनों के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण यानी कि आपका स्टील मैन्युफैक्चरिंग, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। और टर्शरी में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों का सहयोग प्रदान करना, यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, फसलों फलों सब्जियों फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। अच्छा, कृषि में दो तीन चीजें आती हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कृषि में आपका एनिमल हस्बेंड्री आती है, आपने नाम सुना एनिमल हस्बेंड्री का नाम? ये शब्द जी होता सर, है जी। ना, एनिमल हस्बेंड्री है। तो एनिमल हस्बेंड्री में आपका बल्कि एनिमल हस्बेंड्री का तो एक चीज और भी आती है, थोड़ी टेंशन लिख नहीं रहा है, संविधान के अंदर भी आता है इसका। पता है कोई एनिमल हस्बेंड्री का जिक्र संविधान में दिया गया है, और इस पर सवाल पूछा गया हुआ है, कौन सी डीपीएसपी में पूछा गया है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा संविधान के बारे में पता होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें एक आर्टिकल में दिया गया है, और सवाल पीछे से भी पूछा भी गया है। ठीक है, ये जुड़ा होता है एग्रीकल्चर से यार, यानी कि जो खेती करने वाले लोग प्लस वही खेती करने वाले जो लोग किसान हैं, साथ में वो पशुओं को पालेंगे, गाय भैंसों को। ठीक है, तो इससे इनका क्या हो जाता है कि पशुधन हो जाते हैं, यानी कि एनिमल को गाएंगे, कैटल हो जाएगा, दूध निकालेंगे, दूध को वो बेचेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि कृषि के जो कॉस्टिंग है वो कॉम्पनसेट हो जाती है, जो लागत आ रही है कृषि के ऊपर वो कॉम्पनसेट हो जाती है पशुधन के लिए। तो ये कहना, फिर एक चीज और की गई है कि भाई चूंकि किसान के पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, एक्स्ट्रा जगह होती है, तो वो लोगों ने मत्स्य पालन यानी कि जो पेसिकल्चर, पेसिकल्चर कैसे बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं पेसिकल्चर हिंदी में? पेसिकल्चर, बताइए, सवाल कई बार पूछा गया है पेसिकल्चर को। पेसिकल्चर किसका है? पेसिकल्चर का मतलब है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। ठीक है, पीसेस में आया हुआ है, पेसिकल्चर मतलब मत्स्य पालन। तो आपके एग्रीकल्चर से तीन चीजें उन्होंने जोड़ के रख दी। पहला है खेती, ऑब्वियसली खेती, साथ में एनिमल हस्बेंड्री, कैटल वगैरह हम पालेंगे, और फिर पेस्टिकल्चर यानी कि हम मत्स्य पालन यानी मछली पालेंगे। इससे किसान को जो सपोर्ट मिलता है वो मिल जाएगा। ठीक है, जब भी कभी आपको खेती बाड़ी का वाले एक सवाल आए मेंस में लिखने के लिए, आप इन दोनों चीजों का जिक्र भी करिएगा, जिससे पेस्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं, क्योंकि कृषि संबंधित क्रिया है सच में, भारत की 2/3 जनसंख्या उन सभी कृषि पर निर्भर है। मतलब इंडिया के 2/3 लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में जरूरत से ज्यादा लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। जरूरत से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर बेचारा वो 14% ही तो खाली जीडीपी पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, और 66% लोग आपके जुड़े हुए हैं उस खेती पे। तो 66% लोग जो हैं वो सिर्फ आपका 14% लोग 14% पैसा कमा रहे हैं, तो गरीबी तो रहनी है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर से निकालकर दूसरे जगह पे सेक्टर में डाला जा रहा है, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, पैसा लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी। ठीक है, उनको सही एनवायरमेंट देना जरूरी है, ट्रेनिंग देना जरूरी है, पैसा देना जरूरी है। ये सब प्रोसेस है जो कि अगर आदमी करेगा तो निकलेगा इसमें से। ठीक है, सबको जिस तरह सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, उसी तरह से हर चीज की प्रॉब्लम्स है। अनुकूल स्थलाकृति यानी कि लैंड फॉर्म जो होते हैं, मृदा यानी कि जमीन, मिट्टी, और जलवायु, कृषि जलवायु मतलब क्लाइमेट, कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप निवेश के अन्य सभी चलो खैर, ये तो यहाँ पे खेती होती है जितना भी देख रहे हो आप। अब देखिए इंडिया, अब मुझे सवाल बताइए, चलिए एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो ग्रीनरी हो जाता है, कृषिगत भूमि है और यानी कि खेती बहुत ज्यादा होती है, कृषिगत भूमि का मतलब खेती बहुत ज्यादा होती होगी। अच्छा, इसके क्या एक इसका मतलब फर्क, इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला? इतनी खेती हुई तो क्या क्या चीजें चेंजेस यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है, जो कि बाकी जगह पे आप कम देख रहे हो। कुछ जगह वाइट वाइट है, यहाँ पे कम खेती होती है, लेकिन इंडिया को पूरा पैरा जो है वो खेती वाला है। इसका क्या आप निकल के आ रहा है, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? ये चाइना की एक और हिंट दो कि चाइना का ये वाला पोर्शन देखिए खेती वाला पोर्शन है, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया का नीचे वाला पोर्शन डाउन है। क्या है इसका मतलब, खेती अगर हो रही है तो क्या इससे निकल के आया, क्या क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें हो रही होंगी? सो यहाँ के मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से डिराइव होगा।
या एक चीज ये और एक इम्पोर्टेंट या एस्पेक्ट एक और बात करते हैं कि चूंकि यहाँ पर लैंड बहुत ज्यादा वो इरिगेटेड एग्रीकल्चर के सपोर्टिव है, फर्टाइल है, तो यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर लैंड बहुत ज्यादा मिल रही है, यहाँ पर जिंदगी को, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए चीजें अवेलेबल है, इसलिए ये लोग बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है यहाँ पे। क्योंकि गंगा प्लेन है, गंगा यमुना प्लेन है, पूरा ब्रह्मपुत्र प्लेन है यहाँ पे, पानी की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। न्यू जो एल्यूवियल सॉइल मिलती है यहाँ पर आपको, जो बहुत फर्टाइल है, ठीक है ना। अच्छा चलिए एक चीज और जोड़ता हूँ आपके लिए जिसमें आपको और मजा आएगा। पता नहीं आपने वो मैडम, ये जो आप देख रहे हो ना यार, ये तो जीरो है, इक्वेटर है, ठीक है। और ये आप देख रहे हो 23.5 डिग्री, क्या होगा ये? कैप्रिकॉन या कैंसर, ऊपर कैंसर नीचे कैप्रिकॉन, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप। ये मकर रेखा कर्क और ये रेखा। कर्क रेखा, ये देखिए आपकी कर्क रेखा ये। अच्छा यहाँ पर इस रीजन में क्या बोलते हैं? इस रीजन को क्या बोलते हैं? सॉरी ऊपर चला गया वो। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के रीजन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी का बहुत नॉर्मल सा, मैं शायद बताया पढ़ाया भी हुआ। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल या टॉरेड जोन, मैंने पढ़ाया हुआ आपको क्लास 6 में। टॉरेड जोन क्या खासियत है यहाँ की? खासियत क्या है? सर यहाँ पे सूर्य किरणें बिल्कुल मतलब सामने पड़ती हैं सर, इस पे तो इससे क्या होता है फिर? यहाँ पे तापमान तेज होता है। तो उससे क्या होता है फिर? क्या होगा सर? तापमान तेज होगा तो क्या? फिर तो गर्मी, डेजर्ट हो जाना चाहिए। खासियत क्या है इसके अंदर फिर? क्लास 6 से पढ़ाया था यार आप लोगों को मैंने, इतने प्यार से आप लोगों को पूरा डायग्राम वगैरह बना के 2 क्लासेस लेके मैंने पढ़ाया था। रिवीजन तो कहाँ कर रहे हो ना आप लोग, तो खाली कहानी सुन रहे हो बस बैठ के। थोड़ी सिलेक्शन होगा यार कि बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाओ। हैं? कौन कौन आया है? अंगद बताइए क्या था? अच्छा इतना ही बता दोगे ये पढ़ा था, ये टॉप चीज पढ़ी थी आप लोगों ने कभी? ये इतना तो याद होगा ना कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा कभी? यस सर, बिल्कुल पढ़ा है। चलिए तो बताओ क्या क्या है? अरे भाई जब यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत तेज पड़ती है, यहाँ पे एक चीज और भी तो दिख रहा है आपको अवेलेबल होते हैं। पानी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पे खूब सारा पानी अवेलेबल है कि नहीं है? यस यहाँ पानी अवेलेबल। यस। अब गर्मी हो रही है, पानी है, तो क्या होगा यहाँ पे? इवेपोरेशन, इवापोरेशन, मानसून आएगा। अच्छा नहीं मानसून अभी नहीं। नहीं वो तो रोटेट। क्योंकि पानी ज्यादा है, गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो रोज क्या होता है, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12-1 बजे तक क्या होता है कि इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत तेज होती है। रोज बादल बनते हैं, इवेपोरेट होते हैं, और फिर आके ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं, और फिर दोपहर के 2 बजे के बाद बरसात होती है। क्या होती है हमारे साइड? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। होती है यार आवाज तो रोज इवेपोरेशन प्रोसेस तेज होगा और बादल बनेंगे और रोज बारिश होगी। ये रोज का लगभग प्रोसेस होता है ये टॉरेड जोन के अंदर। फिर क्या होता है, यहाँ पे बरसात होती है तो मॉइस्चर बढ़ जाता है। अब गर्मी है, पानी है, तो क्या होगा? लाइफ को सपोर्ट करती चीजें ये करती है सपोर्ट। जिंदगी में क्या चाहिए? पानी और गर्मी थोड़ी सी, ठीक है ना भाई। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो बैक्टीरिया भी तो आपस में वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं ना जल्दी जल्दी। बहुत ठंडे में तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करते ना, वो तो इनको भी एक अच्छा खासा मौसम चाहिए, गर्म मौसम चाहिए, ठीक है ना। यस सर। थोड़ा सा ह्यूमिड, थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम को जो होता है वहां पर बैक्टीरिया जो है, लाइफ, बैक्टीरिया मतलब लाइफ होता है, वो सपोर्ट करता है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे आप देखो यहाँ पर लाइफ बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। क्या है शब्द यहाँ से? बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? जैव विविधता। जैव विविधता, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल होंगे, बहुत सारे लोग भी होंगे। पानी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, पानी है, ठीक है ना।
यही कारण है कि इंडिया चूंकि टॉयलेट जोन में रहता है, यहाँ पे जितने भी इलाके हैं, आप देखो वहाँ खेती तो है ही है, लेकिन लाइफ भी बहुत जाता है, यहाँ के लोग भी बहुत जाता है अपने आप में। अब रशिया में कोई रहता है क्या? देखो रशिया में तो सूखा पड़ा बिल्कुल। अरे वहां पर लाइफ सस्टेनिंग चीजें नहीं, वहां पे नहीं है। वहां पे इतनी ठंड पड़ती है कि लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती है। इक्का दुक्का आदमी को सही है, लेकिन वहां पर लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ पहुंच जाएंगे तो वो तो जिंदगी नहीं रह पाएंगे ना, क्या खाएंगे क्या वो लोग? तो इस जोन को टॉरराइट जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर। ठीक है, अब क्लियर हो गया? जी सर। भैया पढ़ाई पे ध्यान दो यार, ऐसे नहीं चलेगा काम। चलिए, एक सवाल जो पीसीएस प्री में आएगा, आता भी है, बहुत बार आता है, वो आता है मैच द फॉलोइंग वाला सवाल। कल्चर, कल्चर मतलब इंग्लिश में समझ जाइएगा, हिंदी में भी, और हिंदी में एक ही बात है, कल्चर पालना ऐसे कहते हैं। अब इससे 2-3 शब्द निकल के आते हैं जो मैच द फॉलोइंग सवाल में आता है। जैसे कि अगर एग्री को कल्चर से मिला देंगे तो उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब खेती। वहीं पर सेरी, सेरी को कल्चर से मिला देंगे तो क्या कराएगा? सेरीकल्चर, जिसको बोलते हैं सिल्क का जो वो आता है, सिल्क निकला है, कीटों, रेशम के कीटों को का पालना, मतलब कॉमर्शियल पालना है। रेशम यानी कि सिल्क, सिल्क की, सिल्क कहां से मिलता है हमें? वो छोटे कीड़ों से मिलता है, क्योंकि खेती नहीं होती सिल्क की ना, वो बड़ा जानवर होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। देखेंगे अभी रेशम के कीड़े? रेशम कीड़े नो सर। नहीं देखे? चलो अभी देख, अभी क्लास खत्म है, देखना उसके बाद रेशम के कीड़े देखना आप। ठीक है, छोटे छोटे कीड़े होंगे, छोटे छोटे इतने इतने से कीड़े होंगे, इतने इतने से कीड़े होंगे। ठीक है, तो सेरीकल्चर। अच्छा, अब आगे पीसी, पीसी बेस्ड कल्चर क्या होगा? पीसी कल्चर जो बताया था मैंने अभी आपको, मछली पालन। मछली पालन। ठीक है, वीटी, वीटी बेस्ड कल्चर क्या होगा? विटिकल्चर, यानी कि आपका अंगूर की खेती। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, सारे सवाल ये सब के सब एग्जाम 50 बार पूछे गए हुए हैं, एक बार नहीं 50 बार पूछे गए हुए हैं। हॉर्टी प्लस कल्चर, हॉर्टिकल्चर यानी कि जो आपने कभी देखा है कि सब्जियां उब्जियां उगाने वाला काम होता है, जिसमें कि ठंड बहुत पड़ रही होती है, सब्जी फलों की उगाना, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बना के रख देते हैं इस तरह से, ग्लास रूम होता है और उसके अंदर खेती बाड़ी करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर से। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंदर से फलों और फूलों का उगाने का कॉमर्शियल, कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। तो एग्रीकल्चर को तो खैर नहीं आएगा, लेकिन सेरीकल्चर, पेसिकल्चर, विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर 50 बार पूछे गए हुए हैं। भूलना नहीं प्लीज आप लोग, भूलोगे तो नहीं ना? नहीं नो भूले? सर, रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, वो कहाँ कर कहाँ रहे हो? कर ही नहीं रहे हो, तो बहुत बिजी हो गया आप लोग तो। बहुत बिजी हैं सब लोग भाई। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी वाले देख लीजिए आप लोग। फॉर्म सिस्टम, चलिए जो ज्यादा फालतू है इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। खेती बाड़ी का पूरा प्रोसेस है, इनपुट आउटपुट का सब कुछ है, क्या क्या होता है ये सब कुछ एग्जाम में नहीं आएगा आपके। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या है? फार्मिंग इज practiced in various ways across the world depending upon the geographical condition, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified in 2 types: subsistence farming or commercial farming। subsistence farming और commercial farming, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? देखना पड़ता मुझे। निर्वाह कृषि और गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि या निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। नाम से समझ में आ रहा है, इस प्रकार की कृषि जो होती है कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। कि भाई घर में एक आधा बीघा जमीन है, उसमें उगा दिया उन्होंने, खाना गेहूं चावल जो भी है वो खुद खा रहे हैं। ठीक है, और अपने आप मस्त होके खा पी रहे हैं और उसी से जीवन कट रहा है उनका। ठीक है, इसमें भी 2 चीजें आती हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 बार 2 बार सवाल पूछा गया है, खासकर ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर।
द फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल, सॉरी इसके बाद एक्सटेंसिव आएगा, उसमें पूछा गया था कि जो, नहीं सवाल था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस होता है, ये सवाल पूछा गया था और ये यूपीएससी पूछा गया था आईएएस में। ठीक है, क्या कि जो इंटेंसिव वाला होता है, यानी कि जो गहन निर्वाह कृषि होती है, उसमें किसान जो है वो अपनी छोटे जमीन के अंदर छोटे मोटे जो फावड़े फूवड़े के साथ ही खेती करता है, साधारण औजारों के साथ मेहनत के साथ काम करता है ये। ठीक है, और एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं, लेकिन बेचारा वो उगा नहीं पाता है। चावल इसका मुख्य फसल होती है, चावल इसकी मुख्य फसल होती है। गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल होता है इसके अंदर। और दक्षिणी पूर्वी उसमें मानसूनी क्षेत्र में होती है, मतलब कि सिंपल टूल के साथ खेती बाड़ी होती है। आदिम निर्वाह कृषि के में स्थानांतरी कृषि और चलवासी क्या है यार primitive subsistence including shifting cultivation and nomadic herding। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पता ही चुका आप लोगों को ना, क्या है पता है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? कहाँ गए भाई, हो गए? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग बताओ मुझे, बताओ सवाल आएगा पीसीएस में, अभी बता दूंगा कौन सा सवाल आएगा। है क्रैश एंड बर्न, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और जोड़ के बताता हूँ मैं आपको, ये आप देख रहे हो एग्जाम में ही पूछा गया था। हम लोगों ने जूमिंग के बारे में तो पता ही किया था कि जूम खेती डिस्कस किया था ना लोगों ने। जूम खेती क्या थी? Yes, sir. एक जमीन का टुकड़ा है, उससे पेड़ उग रहे हैं, उसे काटा वाटा उन्होंने, ठीक है, खेती की। जब 2-4 साल में ये चला चला, उसके बाद जब जमीन बेकार हो गई, आगे गए जमीन का टुकड़ा काटा और हाँ, ठीक है, इस तरह की कहते हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, यानी कि झूमिंग कहते हैं। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं झूम खेती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन ठीक कहते हैं। ठीक है, सेम चीज बाकी जगह पे भी है। इंसान तो इंसान खरा है, एक किसी हरकत ही करेगा वो। ठीक है, तो मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, ये एग्जाम में याद रखिएगा, ये मैथ फॉलोइंग में एक बार सवाल आ चुका है। ये मिल्पा मैक्सिको में है, ये रोका ब्राजील में। इसी चीज को जैसे इंडिया में झूमिंग कहते हैं, उस तरह मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, रोका ब्राजील में कहते हैं, लेडंग जो है मलेशिया में कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं। और ये सवाल जीसस प्री में आ चुका सवाल है ये। वैसे और देशों में कहते हैं, मैंने जो लिस्ट दी थी आप लोगों को मिलेगी आपको, उसमें तो कई चीजें और कहते हैं, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में ये कवर किया गया है तो एटलीस्ट आपको 4 तो याद नहीं रखते हैं, आपको भूलना नहीं है भाई, ये भूलना नहीं है काके बस। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप भूले तो आप ये बोलोगे अरे यार पढ़ा है और फिर वहां गलत करके आ जाओगे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सब चीजें याद नहीं रह पाती हैं। आप कुछ भी कर लो, याद करने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा रिवाइज करना है। टीसीएस वगैरह में ज्यादा रिवाइज कीजिए, ज्यादा पढ़िए नहीं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, आप नहीं बताऊंगा मैं। नोमैडिक खेती भी वैसे वही सब होता है यार, क्या पता है इसको, पता है ना शिफ्टिंग के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, कमर्शियल फार्मिंग क्या है? जैसे कि भाई कोई एग्जांपल दीजिए, चलिए मुझे आप लोग पहले कमर्शियल फार्मिंग का, वाणिज्यिक कृषि का एक उदाहरण, हिंदी में बोल रहा हूँ। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग, और इसको जो हमने डिस्कस किया था फार्म कृषि से, फार्म खेती से, उसका क्या फायदा है? फार्म बिल जो आया था उसके साथ कैसे इसको जोड़ सकते हैं? फार्म बिल जो हमने डिस्कस किया था हम लोगों ने, उसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं इसको? क्या फार्म बिल कमर्शियल फार्मिंग को सपोर्ट कर रहा था बढ़ावा देने के लिए? जी सर। कैसे कैसे लगा आपको?
सर जो पहला एक्ट आया था द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स हम्म। प्रमोशन फेस्ट, उसमें सर बोला गया था कि हम मतलब कोई भी मंडी से डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। देखिए क्या कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। इससे पहले वाले में खेती जो पड़ी थी हम देख रहे थे वो था कि अपने घर के लिए, अपने लिए निर्वाह के लिए उन्होंने कर ली। लेकिन इसमें क्या होता है कि बाकायदा सामान बेचने के लिए पर्पज से हम लोग कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। ठीक है, पैसा कमा सकें, जानवर उगाते हैं कि हम लोग वो जानवर से हम जानवर से दूध निकाल सकें या उनको बेच के हम पैसा कमा सकें। ठीक है। The area cultivated and the amount of capital used in large, most of the work is done by machines. ट्रैक्टर वैक्टर लगते हैं इसके अंदर। और कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। इससे प्लांटेशन भी इसके अंदर आता है। ठीक है। चलिए, जो मतलब एज अ प्रोफेशन के रूप में काम की जाती है, इसको उगाने के बाद हमें पैसा मिलेगा, उसको कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। और इसके अंदर प्लांटेशन भी आता है। जिस तरह से आपका एनिमल हस्बेंड्री और पेस्टिकल्चर को भी ज्यादा, उस तरह प्लांटेशन को भी आप जोड़ लीजिएगा। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि चाय वाय वाला होता है ना, जो टी प्लांटेशन, टी वाला, कॉफी वाला, उसको भी हम इसमें जोड़ देते हैं इसके अंदर। कई और चीजें, कई, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कई चीजें होती हैं, तो साइड बाय साइड में हम कई सारे काम हम लोग कर लेते हैं। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, व्हीट एंड मेज आर द, ठीक है, सब वही सब, मतलब कि इस बड़े इलाके में 100 ऑफ हेक्टेयर्स में उगाया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। मिक्स फार्मिंग क्या है? मिक्स फार्मिंग, लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। कि इसमें मिक्स फार्मिंग में ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक, यानी कि फसल भी उगा रहे हैं और जानवर भी पाल रहे हैं। तो इंडिया में किस तरह की फार्मिंग है? मिक्स फार्मिंग है कि नहीं है? यस सर। है ना मिक्स है। फार्मिंग। क्योंकि हम लोग Yes, sir. किसान यहाँ पे फसल भी उगाता है और वो किसान उनकी जानवरों की जानवर भी पालता है। ठीक है। ये छोटे टर्म्स हैं बेटा, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछते हैं कि इंडिया जो है मिक्स फार्मिंग कर रहा है कि शिफ्टिंग फार्मिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, तो कुछ तीन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। प्लांटेशन यानी कि हमें पता है टी, चाय, कॉफी, शुगर केन, कैशू नट्स, रबर, बनाना, कॉटन, इस तरह की चीजों को उगाते हैं, प्लांटेशन कहते हैं इसको। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड, द प्रोड्यूस मे बी processed on the farm itself or nearby the factories. The development of a transport network is thus essential for the farming. ठीक है, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, शुगर केन हो गया, इन सबको, बनाना हो गया, कॉटन हो गया, इसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है यार, हैरानी की बात ये है कि कॉटन को भी यहाँ पर ये लोग प्लांटेशन बोल रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर के बारे में नहीं डाल रहे हैं इसमें, प्लांटेशन का जो रूप दे रहे हैं। देख रहे हैं आप कॉटन को? टी भी तो समझ में आता है, टी, कॉफी, शुगर केन, कैशूनट, बनाना तो समझ में आते हैं, लेकिन कॉटन का भी, कॉटन भी सही है, कॉटन भी खाने की थोड़ी ना कोई। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, जो जैसे रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जांपल्स। ये है कि रबर, मलेशिया में रबर मिलता है। कैसे रबर कैसे मिलता है बताइए? रबर कैसे निकलता है? पेड़ लेटेक्स जो पेड़ के उसके से निकालते हैं सर, लेटेक्स जैसे कि पेड़ के तने से। हाँ, ये पेड़ है मान लो, ये पेड़ है आपका, ठीक है, रबर प्लेट है, पेड़ है। यहाँ क्या करेंगे? निशान बना देंगे ना, और उसके पास होल, डब्बा जो है, सर होल करके साथ कैन लटका देते हैं तो केन वैक्स टाइप का सर उसमें इकट्ठा हो इसका जो लेटेक्स है वो उसमें गिरता रहता है, फिर एक हफ्ते भर में आके इसको इस डब्बे को कलेक्ट कर लेते हैं और उस चीज से वो बनाते हैं रबर। ठीक है। एक चीज, एक वर्ड और आता है, वोल्केनाइज रबर, साइंस का है। क्या बना देते हैं भाई इसके अंदर? वोल्केनाइज रबर क्या होता है? ये वोल्केनाइज रबर का मतलब क्या होता है? नाम सुना है आप लोगों ने?
कभी नाम सुना है वोल्केनाइज्ड रबर का आपने? नो सर। नो सर। कभी इस्तेमाल नहीं किया आप लोगों ने ना? कभी इस्तेमाल नहीं किया? अरे भाई जितने भी तरह के आप सर रबर, रबर का इस्तेमाल किए, लेकिन कैसे मतलब होता है इसका, ये नहीं पता। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत एक सवाल बनता है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? रबर, नॉर्मल रबर जो होता है, अगर जो पेड़ से उगाया जाता है वो सिंपल रबर होता है। अब वो सिंपल रबर है तो इतना वो हार्ड नहीं होगा, इतना स्ट्रेंथ नहीं होती है। फिर इसके अंदर क्या करते हैं, सर अब ये क्या बनाते हैं? टायर बनाने में यूज बस करते हैं बस सर ना, बस बस इसका बस 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 वल्कनाइज्ड। बस सल्फर मिला देते हैं भाई, सल्फर। क्या बनाते हैं? सल्फर। याद रखिएगा, सल्फर मिलाते हैं, ठीक है? पूछेगा, पूछा गया हुआ है, पूछेगा नहीं, पूछा गया हुआ है, ठीक है? तो ये इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है रबर की, रबर और मजबूत हो जाता है, ठीक है? क्लियर? जी सर। वॉल्केनाइज्ड रबर, सल्फर बनाएंगे। अरे नेट चला गया, लैपटॉप लाइट गई यार। सल्फर बना देते हैं, भूलना नहीं प्लीज, प्लीज मतलब प्लीज लिख लो यार कॉपी में। अगर चीजें, मैं हमेशा कहता हूँ कॉपी अपने पास रखा करो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो चीज यहाँ इस पीडीएफ में नहीं दी गई है, उस पीडीएफ को, उस चीज को आप नोट करते रहा करो। सही बता रहा हूँ, आखिरी में अंत तक पहुंचते पहुंचते आप देखोगे 80 70 80% चीजें जो मैंने बोली हैं, सवाल बस वहीं से घूम फिर के आ गए हैं, ठीक है? मेजर क्रॉप कौन कौन सी हिंदुस्तान की हैं? व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, सब हैं। लेकिन आपको सवाल, आपको मैं एक होमवर्क दूंगा, आप प्लीज होमवर्क नोट करके आना और मुझे दिखा भी देना कल। पहला, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है पता है? हरित क्रांति क्या है पता है लोगों को? हाँ सर, वो जी पंजाब में इंदिरा गांधी ने करवाया था ग्रीन रेवोल्यूशन, जब यूएस ने वो किया था ना, चावल बहुत घटिया क्वालिटी का दिया था इंडिया आपका को। होमवर्क ये है कि कौन कौन सी फसल को ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर डाला गया है, हरित क्रांति के उसमें किन किन फसलों को इंक्लूड किया गया, ये बहुत जरूरी है जानना, जी। ठीक है? और कल जो बताएंगे जब आप लोग, तब मैं इसके पीछे कहानी सुनाऊंगा ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, ठीक है? और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन जो सवाल आते हैं और किसी की कहानी स्टोरी जो है वो क्या है, ठीक है? अगर आप नहीं बताओगे मुझे तो मैं कहानी नहीं बताऊंगा आपको, बस इतना बता। राइस मेजर फूड क्रॉप है, स्टेपल डाइट है ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए राइस को, तभी ये आप देखोगे जो खेत किसान हैं बेचारे ऐसे जगह काम कर रहे होते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। अब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, काम करने का नौबत करना पड़ रहा है, तो क्या होगा इसका? आप पे क्या असर पड़ेगा? नाम सुना तो होगा ना ह्यूमिडिटी का, नाम सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा ये बताइए, जी कैसे सुना है आपने? सुना है कैसे सुना है आपने? कहाँ सुना है? सर, वो व्यक्ति के अंदर होता है जैसे। व्यक्ति के अंदर होता एयर है? में जो मॉइस्चर होता एयर में जो हाँ, मॉइस्चर होता है उसे सर ह्यूमिडिटी कहते एयर में जो, हाँ, मॉइस्चर होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है? और जब जैसे गर्मी जैसे बढ़ती है, हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता 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 आर्द्रता, ठीक है? अच्छा ठीक। जिसमें जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहती है, जो एयर की पानी को कंटेन करने की कैपेसिटी बढ़ती आती है। और लेकिन एक वक्त आता है जब एयर के अंदर इतना पानी आ जाता है कि अब उससे ज्यादा पानी जा नहीं सकता है। अब क्या होता है, आप वहां खड़े हो तो आपको पसीना आ रहा होता है, अब पसीना जो है वो सूखता नहीं है, क्योंकि वो पसीना सूख के एयर में जा नहीं पा रहा होता है, क्योंकि एयर में ऑलरेडी पानी सैचुरेटेड होता है, भरा पड़ा होता है, ठीक है? इसीलिए आप गर्मियों में खासकर जिसमें जब अक्टूबर का अगस्त का महीना होगा, जुलाई का महीना, जब बरसात होती है, तो आप चिपचिपापन। पगलाए पगलाए फिरते हो आप लोग, बस कि भैया बहुत गर्मी हो रही है, और बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब राहत नहीं मिलती उसमें। उस समय एक ही चीज काम आती है, क्या काम आता है? एसी, एसी ठीक है? से। बस एसी काम करता है, कूलर कूलर में। अच्छा अच्छा बताओ कि जब ये अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो कूलर चला पाओगे आप? मोटर लगा के चलाते हो?
नो सर। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, पानी वाला तो ऑफ कर देते हैं, पानी तो वाला ऑफ कर देते खाली हैं, चलाते हैं। खाली एग्जॉस्ट चलाते हैं आप ना। पानी वाला ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉइस्चर पूरा और बढ़ ह्यूमिडिटी बढ़ और जाएगी ह्यूमिडिटी सर। बढ़ा देगा वो, ठीक है। एग्जॉस्ट क्या करता है, वो थोड़ा सा पानी वो ह्यूमिडिटी खींच देता है बाहर। बेसिक बेसिक चीजें हैं, देखो जिंदगी में कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट, अधिक कभी का सवाल ऐसे ये पूछ लेगा कि भाई ऐसा कौन सा फसल है जिसमें मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टेम्परेचर, 20-25 टेम्परेचर और थोड़ा बहुत रेनफॉल चाहिए, तो इसमें क्या उगेगा, वीट उगेगा कि राइस उगेगा? वीट उगेगा। राइस में क्या चाहिए हमें, राइस को क्या चाहिए? हाई हाई टेम्परेचर सर, टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी सर। ठीक है ना, ये याद और रखिएगा। सर, हाँ क्या हुआ? सर पानी ज्यादा चाहिए। हाँ पानी आना चाहिए ना इसके अंदर, सर उसके पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सर राइस ही कंज्यूम किया जाता है ना सर। हाँ ठीक है। अच्छा अब क्या, एक चीज और सर देखिए। इसीलिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन में मेन जो क्रॉप था वो वीट रखा गया था, इंडिया का जो मॉडरेट टेम्परेचर को देखते हुए, राइट? अब मुझे कल बताओगे आप, जितने लिस्ट हैं हम्म। कहाँ से कहाँ होगा तो बताओगे, फिर मैं कहानी सुनाऊंगा आपको। अच्छा फिर एक चीज और भी सवाल बनता है आपका, देखिए ये आता है एलुवियल सॉइल पे, कि भाई जो राइस है उसमें एलुवियल क्लेई सॉइल चाहिए होता है जो कि पानी रिटेन कर सके। तो आपसे पूछेगा, सवाल बनता है कि सॉइल और किस तरह का टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, दोनों का मतलब मैं ऐसा फॉलोइंग बताओ भाई, ठीक है। अभी हम और भी एडवांस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पकड़ना शुरू करना कि क्वेश्चन क्या मानते हैं। एक तरफ राइस कर देगा, वीट कर देगा, तो बोलेगा कि भाई एलुवियल सॉइल है कि क्लेई सॉइल है कि ब्लैक सॉइल है, क्या किस तरह की सॉइल है। फिर इस तरह से वीट जो है वो लूमी सॉइल में उगता है, ठीक है। लेकिन जो आपका राइस है वो आपका एलुवियल क्लेई सॉइल है। क्ले होता है, क्ले इसमें पानी जो होता है बिल्कुल अच्छा रिटेन कर लेता है। मिलेट्स नोन फॉर एज अ कोरस ग्रेन एंड, मिलेट का हिंदी में क्या बोलते हैं, वो मोटा अनाज, अंग्रेजी में लिखा मिलेट ये भी पढ़ने वाले हम, ठीक है। बाजरा बोलते हैं ना सर? मोटा अनाज ही है ना कम से कम, ये मोटे अनाज है देखो, बाजरा, ये इसको मोटे बाजरा अनाज, बोलते हैं ना हाँ सर? हाँ मोटे अनाज के रूप में आती है और कम कम उपजाऊ और टाइप होती है हाँ हाँ बलुई मृदा में होता है, बलुई बलुई ठीक है। जो बलुई उसमें होता है, यानी कि आपका सैंडी सॉइल में। राजस्थान में क्या हो, बाजरा और ज्वार बाजरा जो होते हैं वो है ये, ठीक है। ज्वार बाजरा मोटा है। अब हम लोग तो खाते नहीं है, लेकिन खाना चाहिए। अगर आपने उसके अंदर थोड़ा बहुत ही डाल दो ना, बाजरा डलवा दो अपनी रोटी में, गेहूं में पिसवा के डलवा दो, तो इसका आपका पेट सही रहेगा। इसका क्यों रहेगा सही पेट आपका, अगर थोड़ा ज्वार डाल दें इसके अंदर, आपके चावल के अंदर, मतलब गेहूं के अंदर, फाइबर 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 ये शब्द याद रखना है। फाइबर से क्या होता है, पेट सही हो जाता है। और अगर आप वो करोगे, क्या नाम है, मिल के आटा खाओगे, मिल खाते हैं, रोटी तो बड़ी जबरदस्त लगती है, पतली पतली खा जाओ 50, बट पेट खराब हो जाता है उससे। उसमें क्या होता है, उसमें जो है फाइबर नहीं होता है, क्योंकि वो फाइबर जो होता है वो फाइबर निकाल लेते हैं, उसके खाली बस रहता है। तो पेट सही रखना है तो फाइबर वाला खाना खाना है। इसके लिए आप अपने आटे को पिसवाओ और उसमें थोड़ा सा ज्वार और थोड़ा सा बाजरा, अगर हो सके तो बाजरा खासकर थोड़ा सा, मतलब कि 10 किलो के अंदर, अगर 10 किलो के अंदर आप अगर थोड़ा सा चना, ठीक है, थोड़ा सा बाजरा, इसका मतलब 1-2 किलो, 1 किलो अगर बना दो इसके अंदर मिक्स कर दो, तो जो आपका जो रोटी होगी वो देखने में तो सुंदर नहीं लगेगी, बट काम की बहुत होगी, वो बहुत हेल्प करेगी आपको, बहुत स्वस्थ रखेगी आपको वो, ठीक है। करा करो ये सब चीजें, बहुत काम की है आपको। लो रेनफॉल और हाई मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, चलिए लो रेनफॉल